बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स EDUA 630 असाइनमेंट 4 जो मेथोडोलॉजी आप लोगों ने सबमिट की थी उसका रिजल्ट आ चुका है। तो जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस अप्रूव हो गए हैं उनमें कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है कि आपने दोबारा रीसबमिट करके ईमेल के थ्रू अपने सुपरवाइज़र से अप्रूवल लेनी है। तो वो लोग अपनी असाइनमेंट 5 जो है ना वो बना सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स जिनका क्वेश्चन अभी अप्रूव नहीं हुआ तो वो जितना जल्दी मुमकिन हो सके अपने क्वेश्चन को अपने सुपरवाइजर से अप्रूव करा लें। तो अभी असाइनमेंट 5 के हवाले से बात करेंगे। 4 तक आपका काम था प्रपोजल देना, बताना कि आप लोग कैसे काम करेंगे। फर्स्ट में आपने टॉपिक सिलेक्शन की, सेकंड में आपने ऑब्जेक्टिव्स और आपकी जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं, हाइपोथेसिस हैं, वो बताए। थर्ड असाइनमेंट में आपने प्रीवियस रिसर्चेस जो आपके टॉपिक पे मौजूद थी वो आपने सबमिट की। फोर्थ असाइनमेंट में आपने मेथोडोलॉजी दी कि आप अपनी रिसर्च जो है ना वो कैसे कंडक्ट करेंगे। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे आपने रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो स्टूडेंट्स ज़हन में रखें कि जो क्वेश्चनर आप लोगों ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपने डाटा कलेक्ट करना है। क्वेश्चन से डाटा कैसे कलेक्ट करना है या क्वेश्चनर को कैसे भेजना है आपने रिस्पॉन्डर्स तक, वो आपने अपनी मेथोडोलॉजीज में लिखा हुआ है कि आप लोग कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप लोग अपना डाटा कलेक्ट करें और एक्सेल शीट उसकी तैयार करें, या डायरेक्टली SPSS एक सॉफ्टवेयर है। SPSS के बारे में मैं एक अलग वीडियो आपको नेक्स्ट जो वीडियो मेरी अपलोड होगी उसमें सारी डिटेल SPSS की यूज़ के मुतालिक होगी कि आप अपनी रिसर्च उसको SPSS के अंदर कैसे यूज़ करके तो अपना डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। अभी इस असाइनमेंट के हवाले से, इसके सैम्पल के हवाले से, या इस पे आपने काम कैसे करना है, ये वीडियो इसमें मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ। साथ में मैं SPSS की एक डाटा फाइल भी आपको दिखाऊंगा और ऑपरेशंस भी उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कौन सा टेस्ट जो है ना वो उसके ऊपर रन करना है। तो असाइनमेंट 5 आपकी आई है जी, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, फाइंडिंग्स, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। 30 मार्क्स की है ये, 30 मार्क्स है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। लिखा हुआ है कि दोज ऑफ यू whose instruments have been approved by relevant supervisors can start data collection. Others are required to select and finalize the instruments with the supervisor. After finalization of the tool, you are directed to start data collection. In this assignment, you will do data collection in the form of tabulation, appropriate analysis techniques, and interpretation of those results. After doing the analysis, you also need to give findings, discussions, conclusions and recommendations. आपने डाटा एनालिसिस करने हैं और उसके बाद उसकी फाइंडिंग, डिस्कशंस, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस अपने सब्जेक्ट के टॉपिक के हवाले से आपने उसमें ऐड करनी है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में SPSS is software that is commonly used to analyze quantitative data. आपने जो क्लस्टर बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो आपने डाटा कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद आपने डाटा SPSS में ऐड करना है। उसमें ऐड करने का तरीकाकार या आपने ये सॉफ्टवेयर कहाँ से लेना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट में, बिकॉज वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, उसमें बहुत सारी टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होगा डाटा ऐड करने में, काफ़ी सारा उसका एक प्रोसीजर है। You will collect the data and enter into the spreadsheet of the SPSS and apply appropriate statistical techniques on the data. इसमें यही बात हो रही है कि आप SPSS में अपना डाटा ऐड करेंगे और प्रॉपर टेक्निक या टेस्ट जो आपके टॉपिक के हवाले से है, जो आपके हाइपोथेसिस के हवाले से है, उसको आप अप्लाई करेंगे। तो फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ मीन्स, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड परसेंटेजेस। ये टेस्ट है स्टैटिस्टिक्स के। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, आपने मेथोडोलॉजी में लिखा हुआ है कि आपकी रिसर्च कौन सी है, तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है आपकी, उसमें आपने मीन्स फाइंड करने हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है और परसेंटेजेस है। और आगे है फॉर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वी यूज़ फॉर डिफरेंस, टी टेस्ट है उसमें, जिसमें आप ग्रुप्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको फाइंड करने के लिए टी टेस्ट होता है। उसके बाद वन वे, ए नोवा एंड फॉर रिलेशनशिप को रिलेशन टेस्ट होता है, पियर्सन और या को रिलेशन जो है ना, ये टेस्ट रन किए जाते हैं। उसके बाद डाटा नीड टू बी प्रेजेंटेड इन द टेबल्स अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल मैनुअल 6th एडिशन। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कि टेबल बनाने आपने कैसे उनको प्रेजेंट कैसे करना है। फॉर क्वालिटेटिव स्टडीज एंड इंटरव्यूज एनालिसिस द डाटा मस्ट बी एलोबरेटेड एंड क्लियर फाइंडिंग्स शुड बी मेड यूजिंग थीम्स एंड इंटरप्रिटेशंस।
सही जो है ना आपकी वो कंसाइज और क्लियर हो स्टेटमेंट्स जो भी आप इस असाइनमेंट में बनाएंगे. The whole report should be written according to the guidelines as suggested in the course manual uploaded in the download section and given with every assignment. APA manual 6th edition should be followed throughout. APA को फॉलो करना है जी, और सारा कुछ LMS पे भी APA की जो गाइडलाइंस है वो दी गई हैं. तो अगर किसी को कोई डिस्कस अबाउट डाटा एंट्री एंड एनालिसिस विद द सुपरवाइजर एंड सीक देयर गाइडेंस, द फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन शुड बी गिवन आफ्टर शोइंग द डाटा एनालिसिस टू द सुपरवाइजर. आप दिखा सकते हैं अपने सुपरवाइजर्स को अगर आपको कहीं भी इसमें इशू होता है. तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरी आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश होगी कि बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस दी हैं, देते रहे हैं पिछली असाइनमेंट्स की. तो ये जो मेन यानी डाटा एनालिसिस का पोर्शन है, यहाँ आके बहुत कम आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलती है. तो मेरी ये कोशिश होगी कि आप लोगों को कहीं भी और कंसल्ट ना करना पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं अपनी इन वीडियोस में दे दूं ताकि आप लोग आसानी से अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकें. बट मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सबसे ज़्यादा मैंने EDU A630 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लगाई हैं, बट इन वीडियोस से मुझे कोई सब्सक्रिप्शन आज तक कोई हार्डली 10 पीपल ने भी सब्सक्राइब नहीं किया. तो अगर आप लोग इस तरह ताउन नहीं करेंगे तो मेरे लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं ऑनवर्ड जो है ना वो ऐसी वीडियोस ख़ासकर EDU 630 पे मैं बनाऊं, क्योंकि जब आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर डिस्करेजमेंट होती है. दोबारा गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग वीडियो देखते हैं एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दें. सब्सक्रिप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हमारा भी कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा और आप लोगों को भी जो गाइडेंस चाहिए वो मिल जाएगी. तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ओके जी, ये तो थी असाइनमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट है इस असाइनमेंट के अंदर. तो आपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जो आपने मेथोडोलॉजी में टेक्निक्स दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा कलेक्ट करना है. सबसे पहला काम आपका ये है कि डाटा कलेक्शन आपने कंप्लीट करनी है, उसके बाद इस असाइनमेंट पे काम शुरू होगा. डाटा कलेक्शन कैसे करनी है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको SPSS का यूज़ आता है तो तभी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. आप एक्सेल की एक शीट बनाएं और उस एक्सेल की शीट में आपने उसका भी मैं आपको एक तरीक़ाकार बता देता हूं और उसके बाद मैं ये दिखा दूंगा आपको. कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको SPS नहीं आता तो आप एक एक्सेल की इस तरह एक शीट बना लें, तो उसमें आपने डाटा कलेक्शन जो है ना वो फाइल क्रिएट कर लें. अगर तो आपने क्वेश्चनर बनाया है तो उसमें फिर आपने ना क्वेश्चनर के हवाले से ये देख लें, यहाँ पे आप लिख लेंगे क्यों, यानी क्यों के हिसाब से, मतलब या स्टेटमेंट इनको कह देते हैं, स्टेटमेंट्स. यहाँ पे आप स्टेटमेंट्स लगा लेंगे, ठीक है, ये स्टेटमेंट लगा लेंगे. और उसके बाद आपने ना आपके पास कितने रेस्पोंडेंट्स हैं उस रेस्पोंडेंट के हिसाब से फिर आपने यहाँ पे इसका डाटा जो है ना उनके जो रेस्पॉन्सेज हैं वो आपने ऐड करने हैं. बल्कि स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनको हम इनकी अलाइनमेंट चेंज कर लेंगे. तो स्टेटमेंट जो भी है आपकी वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे. Ctrl+1 करें इसको और इसकी अलाइनमेंट को आप इस तरह कर लें. स्टेटमेंट ने यहाँ पे लिख लें, आपकी 15 है, 20 है, सारी जो है ना वो यहाँ तक स्टेटमेंट्स आपकी आ जाएगी. इनको यहाँ पे ऐड कर दें. उसके बाद आपने यानी जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं आपके वो आपने 150 तक हैं, 160 तक हैं, जितने भी हैं उनके हिसाब से आपने इसमें ऐड कर लेने हैं. यानी ये अभी यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ये 1 2 हो गया, और इसको हम लेट सपोज कि आपके हो गए हैं 120. तो 120 आपने करने के लिए यहाँ से इसको 120 पे स्टॉप कर देंगे. ये हो गया जी 120, ठीक है. अब हर स्टेटमेंट के ऊपर हर किसी का रिस्पांस है. अगर किसी ने एग्री किया हुआ है तो ये नहीं 1 to 5 अगर आपकी है, वो जैसे भी आपने जो स्केल डाली हुई है 1 to 10 है, 1 to 5 है, 1 to 4 है, उस हिसाब से फिर हर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे अभी मेरे पास ऐसी कोई मैं लिख ही देता हूँ वैसे कि आई एम हैप्पी टू टीच द स्टूडेंट ऑनलाइन. आपने पहला ये सवाल पूछा. आई ऑलवेज कनेक्ट
स्टूडेंट्स यूजिंग जूम ऐप या कुछ भी, तो इसी तरह की आपकी स्टेटमेंट बनी होगी क्वेश्चन में। अब आप समझते हैं पहले रिस्पॉन्डेंट ने कहा है कि मैं जो है ना आपकी स्टेटमेंट से स्ट्रांगली एग्री हूँ, तो उसका 5 आप कोडिंग कर लें, होती उसकी 5 है यानी, और जिसने कहा है एग्री हूँ उसकी 4 कर लें, और जिस स्टेटमेंट में उसने कहा है कि नहीं जी मैं डिसएग्री हूँ उस पर 1 लगा लें, जिसमें उसने कहा जी कि 1 पे स्ट्रांगली डिसएग्री है, 2 पे डिसएग्री है, और 3 पे उसने कहा यार मुझे आइडिया नहीं है। तो इस तरह करके जितने भी आपके 120 रेस्पोंडेंट्स हैं उनका डाटा आप लेके इस तरह की एक्सेल की शीट तैयार कर लें। जब आपकी ये शीट तैयार हो जाएगी तो ऑनवर्ड मैं आपको बता दूंगा कि आपने फिर इससे आगे क्या करना है। ये वाला तरीकाकार है डाटा कलेक्शन का। यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट्स हो गई जितनी भी हैं, और ये आपके यानी रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है। 120 रिस्पोंडेंट्स हैं, तो ये आपने एक शीट प्रिपेयर कर लेनी है। शीट प्रिपेयर करके तो आपने इस तरह डाटा जो है ना वो इस कोड में यानी कोड वर्ड्स में जैसे किसी का रिप्लाई आता है उसके हिसाब से कोड जनरेट करें और डाटा एंटर कर लें। और इसके बाद इस डाटे को जब ये आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है तो आपने इस डाटा को एंटर करना है SPSS के अंदर। अब SPSS की एक फ़ाइल आपके सामने है जिसमें डाटा जो है वो इंटर हुआ पड़ा है। यहाँ पे आ रहा है वेरिएबल व्यू। यहाँ पे वेरिएबल व्यू के अंदर जो क्वेश्चनर है, जो मेरे पास जो मैंने फाइल ओपन की है इसमें क्वेश्चनर बना हुआ था सारा, तो वो क्वेश्चनर का डाटा सारा इसके अंदर ऐड है। अब उसमें क्या है कि डेमोग्राफिक्स यहाँ पे एज ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद जेंडर है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। आपने यानी आपका जो अपना रिसर्च टॉपिक है उस हिसाब से आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, उसमें आपने एज ग्रुप लिखा होगा, जेंडर होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, जो कुछ भी है वो आपने यहाँ पे यानी ये नॉमिनल जो है ना ये स्केल उनकी उसमें करने हैं ये सारे, ठीक है। उसके बाद जैसे अब ये है, ये मैं अभी आपको बताऊं कि इनके आगे जो वैल्यूज़ है ना, बाकी एज आपने यहाँ पे उसका नेम लिखना है, न्यूमेरिक्स है, बाकी ये एडजस्टमेंट खुद ही करेगा। डेसिमल इनके ज़ीरो आप बढ़ा कम भी कर सकते हैं जब ये आपने डाटा ऐड करना है। लेबल इसका एज ग्रुप है जो आपने एज ग्रुप का डाटा मांगा हुआ है, तो वैल्यूज़ में ये चीज़ें करना होती हैं। जैसे वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करके तो इसमें चीज़ें आप ऐड करते हैं। 1 पे 25 to 30 एज ग्रुप है, 2 पे 31 to 35 है, ये चीज़ इसके अंदर फिर ऐड करनी है आपने अपने टॉपिक के हिसाब से जैसे पूछा हुआ है। SPSS के अंदर ये चीज़ें उस तरह ऐड करनी है, ठीक है। आगे फिर ये विड्थ अलाइनमेंट जो खुद भी इसको ऑर्डिनल या नॉमिनल करते हैं, ये जो डेमोग्राफिक्स होते हैं। आगे फिर जेंडर है, जेंडर में फिर मेल फीमेल दायरा होता है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, 1 पे मेल है, 2 पे फीमेल है। अगर इसमें आपने और ऐड करना है तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, इस पे लेबल लिख दें जी, कुछ भी लिख दें, नॉट श्योर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ये अभी 3 पे नॉट श्योर इसके अंदर ऐड हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, तो अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको आपको किसी को रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। टीचिंग एक्सपीरियंस की है ये यहाँ पे, वो प्रोफेशनल। आगे जो बात है आपकी यहाँ पे कॉमन, ये आपका स्टेटमेंट है। आपकी स्टेटमेंट जो जहाँ पे आपने यानी जो आपकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, उसमें जो आगे आपने डाटा, ये मैंने 5 पॉइंट जो लाइकट स्केल है उसके ऊपर क्वेश्चनर जो है ना SPSS के अंदर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे देख ले, 1 पे स्ट्रांगली डिसएग्री है, 2 पे डिसएग्री, 3 पे अनडिसाइडेड, 4 पे एग्री, 5 पे स्ट्रांगली एग्री। आप एक्सेल में इसी हिसाब से डाटा बनाएं और उस डाटे को यहाँ पे आप डायरेक्टली ये सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं आपने यहाँ तक ऐड कर देनी है। इसमें 26 स्टेटमेंट्स हैं आपकी, जितनी भी है आप उस हिसाब से उसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद यहाँ पे डाटा व्यू में जाना है आपने, SPSS के डाटा व्यू में जाएं, और ये जो डेमोग्राफिक्स है ये वाले, ये भी आपने, ये तो वन जो है ना नहीं होंगे, जितने आपके ऑप्शन होंगे उस हिसाब से आपने उसमें अंदर ऐड करने हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जैसे A1 A2 A3, ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, इनके नाम मैंने A1 A2 ताकि यहाँ पे इनको मैनेज करना आसान हो, तो उस हिसाब से मैंने सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। इस डाटा को आपने इस एक्सेल शीट से जो आपने ये बनाई है, इससे एज इट इज़ आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सारे डाटे को यहाँ पे SPSS के अंदर आपने पेस्ट कर देना है। तो आपका जितना भी यानी डाटा कलेक्टेड डाटा होगा वो सारा इसके अंदर शो हो जाएगा। और आपने भी करना क्या है, इसके बाद जो सबसे पहला काम होता है एनालाइज में, वो यानी
جو آپ کا ریلائبلٹی جو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں نا وہ سب سے کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ آپ نے یعنی آپ نے کوشچنر یا ڈیٹا کلیکشن ٹول کی ریلائبلٹی کو اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یعنی آپ نے جو ڈیٹا کلیکشن ٹول ہے اس کو آپ نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دینا ہے، جتنی بھی اس کی اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کی اس میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور الفا جو ہے نا وہ آپ نے رن کرنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، الفا ٹیسٹ یہ الفا ہے، سپلٹ آف بھی ہے، گٹ مین پیرالل بھی ہے، بٹ اس میں جو ہے نا وہ الفا جو ریلائبلٹی ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے، اس کو آپ اوکے کریں گے تو یہاں پہ وہ اس کی آپ کو ڈیٹیل دے دے گا کہ جی اس کا آپ کا سکور کیا ہے جی، سگنیفیکنٹ ہے نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، الفا کا سکور آپ کو وہ نکال کے دے دے گا، ٹھیک ہے، اس میں یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا جو ہے نا وہ یعنی چیک کرنے کا، آپ نے ریلائبلٹی چیک کرنی ہے، ریلائبلٹی کے بعد آپ نے یہ ریلائبلٹی انالیسس ہے نا، تو سوری یہ دیکھ لیں ابھی آپ کے سامنے ہے اس کا ریلائبلٹی جو تمام اس کے ڈیٹا ہے نا، یہ 0.941، تو یہ 0.70 سے اوپر ہونا چاہیے اس کا جو رزلٹ ہے 0.941 ہے، تو 30 آئٹمس ہیں ٹوٹل نا، تو یہ آپ کا جو ہے نا وہ 0.70 سے اوپر ہونا چاہیے، تب آپ کا ریلائبل ہوتا ہے۔ جب آپ ریلائبلٹی ٹیسٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے انالائز کر کے تو آپ نے جیسے بھی جتنے بھی ٹیسٹ لینے، جیسے فریکوینسی ٹیبلز ہیں کافی سارے، وہ اس میں آپ بنا سکتے ہیں، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں فریکوینسیز ہیں جیسے یہ اب ساری ہیں، اس میں جینڈر کی وجہ سے سب کو آپ ایڈ کر لیں یہاں پہ، اس پہ آپ کریں گے اسٹیٹسٹکس پہ کلک، تو اس میں مین کر لیں، میڈین کر لیں، ٹھیک ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کر لیں، جو آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں اس کے اندر وہ کر لیں، اس کو کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے، اوکے کریں گے تو آپ کو یہ رزلٹ دے دے گا یہ کمپلیٹ ہر ایک کے نا، تو ان کی پھر آؤٹ پٹ لینے کا ایک طریقہ کار ہے، میں ایس پی ایس کی انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ اس کی یوز کی بھی ایک علیحدہ ویڈیو بھی آپ کو دے دوں گا، بہرحال بیسکس اس میں سمجھ لیں کہ جو اس میں ہے وہ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی جو ایس پی ایس کی سیپریٹ ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو انسٹالیشن میں، اور یہ چیز آپ نے وہاں پہ یعنی ساری جو ٹیبل کی آؤٹ پٹس ہے وہ آپ نے کرنی ہے، تو یہ تو ہوپ فلی آپ کو اس کا کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا ایس پی ایس کے اندر کہ ڈیٹا کیسے ایڈ ہونا ہے، پھر ایکسل میں پہلے آپ نے کیسے شیٹ بنانی ہے، ڈیٹا کلیکشن آپ کا پہلا کام ہے، جب آپ یہ کر لیں گے اس کے بعد اگلا پروسیس شروع ہوگا، ڈیٹا کلیکشن کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، جو آپ کی اسائنمنٹ ہوگی وہ کچھ اس طرح ہوگی، ڈیٹا انالیسز اینڈ انٹرپریٹیشن، فریکوینسی ڈسٹریبیوشن مین انالیسز اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشنز وار ڈیٹرمنڈ فار دا سیمپل، ایس پی ایس ایس اسٹیٹسٹکس 26 واز یوزڈ، میرے پاس یہ ہے جی، اگر آپ نے آپ بھی اگر آن لائن کریں گے تو وہاں سے میرے خیال میں شاید 27 بھی ہو، ابھی لاسٹ تو 26 ہی تھا، ہم تو یہی یوز کر رہے ہیں، تو یہ ورژن ہے اس کے اندر ہم نے کیا، یہ لکھنا ہے آپ نے، اور پھر جو ٹیبل جو اے پی اے کے مطابق آپ نے یہ لکھنا ہے جب بھی بنانی ہے فائل اپنی، ٹیبل یعنی 4.1 اس طرح، اور یہ اٹیلک میں جو ٹیبل کا نیم ہوتا ہے ڈیموگرافک جو ہے نا وہ جنڈر، اور اس کو اس طرح کرنا ہے کہ یہ جو ایس پی ایس ایس سے ڈیٹا آپ کا آؤٹ پٹ ہوگی وہ اسی طرح آئے گی، اس ٹیبل کو آپ نے اے پی اے کے اکارڈنگ ہی وہاں سے لینا ہے، اے پی اے کے اکارڈنگ ہی نا، تو اے پی اے کے اکارڈنگ ہی آئے گا ڈیٹا، میں آپ کو یہاں سے انالائز کر کے تو اس میں سے ایک کر دیتا ہوں فریکوینسیز، اور یہ اوکے کر دیا، ابھی ہم ایک ہی ٹیبل کو نا ایکسپورٹ کریں گے، زیادہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ڈیٹا سارا اکٹھا ہو جائے گا، اب یہ ہے نا جی، اس کو آپ نے کہیں بھی ایڈریس دے دینا ہے کہ جہاں آپ نے جا کے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ نے کہاں پہ سیو کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو سلیکٹڈ کو ہم نے آؤٹ پٹ لینی ہے جی کہ کہاں پہ جا کے تو یہ ڈیٹا آؤٹ پٹ دے گا، ہمیں چاہیے ایم ایس ورڈ میں، ٹھیک ہے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ورڈ ڈاکومنٹ میں نا ہمیں آؤٹ پٹ دے گا، ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ نے کوئی چینجنگ کرنی ہو آپشن تو اس میں آپ کر سکتے ہیں، یعنی ٹیبلز کی اور ساری اس طرح کی سیٹنگز، بہرحال بیسک جو اس کی ڈیفالٹ سیٹنگز ہوتی ہیں ان میں یہ ساری چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں کچھ چینج کرنا نہیں پڑتا، بہرحال اگر آپ یعنی پے سیٹ اپ اینڈ ایکسپورٹس میں کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ پے سیٹ اپ میں لیٹر ہے، آپ لیگل کرنا چاہتے ہیں، لینڈسکیپ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، اور بھی اس میں بہت ساری ایڈجسٹمنٹس ہیں ٹیبل کی، ٹیکسٹ کی، اس حساب سے تو آپ وہ ساری سیٹنگ اس کے اندر کر سکتے ہیں، تو کنٹینیو کریں گے یہاں پہ اوکے کریں گے، یہ
आउटपुट है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट के अंदर करेगा। चलो मैं इसको डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ये डेस्कटॉप पे हो गया, ठीक है। फाइल नेम सैम्पल स्टैट, हम इसको सैम्पल स्टैट कर देते हैं, ठीक है। ये सेव कर दिया, इसको ओके करेंगे तो ये खुद ही से वहाँ पे फाइल जनरेट कर देगा। ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये डेस्कटॉप है, ये सैम्पल स्टैट आपके सामने आ गई फाइल। ये इसने यानी खुद ही से जो कंप्लीट आपके स्टैटिस्टिक्स थे उनका आउटपुट हमें दे दी, जो हमने वहाँ पे सर्च किया यानी डाटा ऐड किया हुआ था उसकी स्टैटिस्टिक्स इसने एमएस वर्ड की फाइल में दे दी। तो ये इसका सिंपल सा तरीकाकार था जी आउटपुट लेने का, डाटा इंसर्ट करने का, और डाटा यानी कलेक्टेड डाटा को कैसे आपने ऐड करना है। तो वो करने के बाद आपने ये वाला जो एपीए का फॉर्मेट है इस तरह डबल लाइंस और ये चीज़ ये आपने करनी है, इसी फॉर्मेट को, टेबल्स को इसी को फॉलो करना है। टेबल आपका कोई भी हो, इसको आप एपीए कर सकते हैं, यानी एमएस वर्ड में मैं एपीए की जो टेबल कर रहे हैं इसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा स्पेसिफिक, ताकि आपको एपीए की वीडियो करने में भी कोई जो है ना वो मुश्किल ना हो। यहाँ पे आपने जेंडर जो डेमोग्राफिक है वो लिखा हुआ है आपका टेबल फॉर्मेट 1 शोज दैट देयर आर 55% मेल 45% फीमेल। इसी तरह आपने भी बनाने हैं फॉर्मेट 2 पे, फिर आपका कोई डेमोग्राफिक है वो आपने ऐड करना है, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस था इसके अंदर, इसकी डिटेल यहाँ पे आपने नीचे लाजमी हर टेबल की लिखनी है। एक पेज पे एक ही टेबल आएगा, यानी जब आपका टेबल आएगा टेबल का नेम होगा ऊपर, ऊपर टेबल नंबर, नीचे नेम, और इसी फॉर्मेट से लिखा जाएगा। 12 टाइम न्यू रोमन फॉन्ट है, ये बोल्ड लिखा जाएगा, ये इटैलिक, और ये इसी तरह आपने टेबल लगाने हैं, ठीक है। और ये उसकी डिटेल है कि शोज क्या है, इसके अंदर क्या थी, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स सिलेक्टेड फॉर द स्टडी हैव 11 to 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। जो भी आपने जो कुछ लिखा होगा डेमोग्राफिक्स में वो आपने करना है। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल स्टेटमेंट 1, ये आपकी जो क्वेश्चन है उसकी पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपने ऊपर उसका टेबल नंबर देना है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 लिख देना है, और ये आपने इटैलिक में लिखना है। और ये चीज़ें आपने उसके फ्रीक्वेंसी है, परसेंट है, वैलिड परसेंट, कमुलेटिव परसेंट, मीन एसटी, ये आपने जब भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चीज़ें उसके अंदर हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो ये चीज़ें आपने निकालनी है, उसमें से आउटपुट लेनी है। और ये जो आपके फिगर्स थे 120 थे उस डाटे के अंदर, तो ये उसका रिजल्ट है आपके सामने। और ये उसकी डिटेल लिखनी है जी। 41.7% आर स्ट्रांगली एग्रीड, और जो कुछ भी है स्टेटमेंट उसके, तो ये उसका एक तरीकाकार है। फिर यहाँ पे मीन वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से आपने स्टेटमेंट देनी है, और वो भी SPSS आपने उसकी आउटपुट ले लेनी है। तो ये उनकी फिगर्स हैं, और इनको फिर आप अपने हिसाब से इनकी इंटरप्रटेशन कर देनी है। तो दैट्स ये था जी आपका डाटा एनालिसिस। बाकी जो आपकी है यानी नेक्स्ट असाइनमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपने इस असाइनमेंट के अंदर यानी ये चीज़ें भी लिखनी है, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, फाइंडिंग, डिस्कशन एंड रिकमेंडेशंस। तो आपने चैप्टर 5 भी करना है। ये करने के बाद आपने यानी इस असाइनमेंट का ये जहाँ तक डाटा एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपने चैप्टर 5 जो है ना वो लाजमी ऐड करना है इस असाइनमेंट में, उसमें ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे तो छोटी सी समरी बतानी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है कि आपने डाटा कलेक्शन कैसे किया, कैसे आपने डाटा ऐड किया, और उससे यानी क्या क्या ऑपरेशन किए, और क्या आपने वो उसकी जो प्रेजेंटेशन है आपकी वो आपने क्या उससे एनालाइज किया है, ठीक है। वो करने के बाद आपने जो है ना वो फाइंडिंग्स लिखनी है। 5.1 पे आप फाइंडिंग्स लिखेंगे, ठीक है। फाइंडिंग्स आपने अपने टॉपिक के हिसाब से लिखनी है कि जी कि इतने परसेंट टीचर्स थे, इतने परसेंट रिस्पोंडेंट्स थे, उनका इस स्टेटमेंट पे ये जवाब आया, इतने अग्री हैं, इतने नहीं अग्री। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपने डिस्कशन में ये होता है कि 5.2 है डिस्कशन आपकी, ठीक है। उसमें आपने यानी कोई रिसर्चेस कोट करनी है प्रीवियस जो आपके टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। लेट सपोज कि किसी का आईटी के ऊपर है, तो आईटी के इम्पार्टेंस के ऊपर, तो उसने कहीं ना कहीं से प्रीवियस रिसर्च को रेफर करके अपने रिजल्ट को जो आपने स्टेटमेंट्स आपके क्वेश्चंस के अंदर दी हुई थी उनके साथ इंटीग्रेट करके, तो उसको आपने साबित करना है कि ये चीज़ इस तरह है, और पहले भी किसी ने रिसर्च की थी तो उसको ये चीज़ जो है ना उसने फाइंड की थी। ना भी करें अगर किसी की प्रीवियस रिसर्चेस के साथ टैली,
تو پرابلم نہیں ہے. آپ اپنا جو ڈیٹا ہے اس کے ساتھ آپ اپنا جو ڈیٹا کلیکٹڈ جو آپ نے انالائز کیا ہے اس میں سے آپ اپنے کنکلوژن ڈرا کر لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ڈسکشن آپ نے لکھنی ہے، پھر کنکلوژن یعنی آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر. کنکلوڈ کرتے ہیں اسٹڈی کو، ٹھیک ہے، کہ اسٹڈی کنکلوڈس کے جو رزلٹ وغیرہ نکالتے ہیں آپ کو جو بھی آپ کی فائنڈنگ رزلٹ نکلتا ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو لاسٹ ہے آپ کا، اس میں آپ نے ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ دینی ہے. ہمیشہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آپ جنرلائز کرتے ہیں، تو آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہے اس ریسرچ کی، تو یہ چیپٹر آپ نے علیحدہ سے ایڈ کرنا ہے. چیپٹر 4 آپ کا ڈیٹا انالیسس کا ہوگا، اور یہ جو ہے نا یہ چیپٹر 5 آپ نے یہ اسی ڈیٹا جو انالائز ڈیٹا ہے آپ کا اپنا، اسی کو آپ نے یعنی آگے یہ ساری چیزیں اسی ڈیٹا سے نکال کے لکھنی ہے. یاد رکھیں بے شک ایک ایک پیجز پہ لکھیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ کنسائز. ہاں فائنڈنگز تو وہ ہوں گی جتنی آپ کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ جس کے اوپر کسی کا کیا آنسر آتا ہے اس کو لے کے آپ نے یہاں پہ یعنی فائنڈنگز میں لکھنا ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو فائنڈنگز کی ایک مثال بتا دوں. یہاں پہ ہاں اسی فائل کے اندر نیچے دیا ہوا ہے، میں اس میں دیکھ رہا ہوں. اچھا یہ دیا ہوا ہے جی، اس کے اندر یہاں پہ جو فائل پڑی ہوئی تھی، ہاں یہ دیکھیں. اب فائنڈنگز میں اسی کا آپ نے لکھنا ہے، تو یہ لکھیں گے کہ مین ویلیو، یہ دیکھیں نا یہاں سے میں کاپی کر لیتا ہوں، اور 4.16 اس کی ہے، ٹھیک ہے. فائنڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے پھر کہ مین ویلیو آف دا اسٹیٹمنٹ واز فاؤنڈ، جو کچھ بھی ہے 4 پوائنٹ، اگر 3 سے اباؤ ہے تو ظاہر ہے زیادہ اس سے پازیٹیو آنسر ہے. 4.26 ہے 5 میں سے، تو دیٹ مین میجورٹی آف دا ریسپونڈنٹس اور agreed with the statement that self-efficacy enhances teacher self-confidence. آپ نے اپنے حساب سے یہ چیز لکھ لینی ہے فائنڈنگز میں جو کچھ آپ نے فائنڈ کیا ہوا ہے. ابھی میں سارا بھی یہاں پہ مینشن کر دوں تو اس چیز کا فائدہ نہیں ہے، آپ اپنے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ کریں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دے دی، تو آپ اس میں سارا کچھ وہ لکھ سکتے ہیں. سمری میں آپ نے جو کچھ پروسیجر کیا ہے، جیسے کیا ہے ڈیٹا کولیکٹ کن سے کیا ہے، پھر اس کو کیسے انٹرپٹ کیا ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسے کی ہے، اور پھر آگے آؤٹ پٹ کیا لیں، ٹیسٹ کون سے رن کیے، تو وہ ساری ڈیٹیل آپ نے سمری میں نا 1 پیج کی 1 سے 1.5 پیج کی لکھ دینی ہے. پھر فائنڈنگز یہ اس طرح لکھنی ہے جیسے میں نے 1 کی لکھ دی. باقی آپ مین ویلیوز ہیں آپ کی جو کچھ بھی ہے وہ ساری آپ نے فائنڈنگز میں کریں، ڈسکشنز میں ایڈ کریں، اور کنکلوژن اور ریکمنڈیشنز یہ چیزیں ہیں جی ساری اس کے اندر. مجھے امید ہے آپ تمام دوستوں کو اس کا آئیڈیا ہوگا. میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اگر کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اس چیز کو سمجھنے میں، تو گائیڈ لائن اگر کسی کو چاہیے ہے تو یہ میرا نمبر ہے واٹس ایپ، ٹھیک ہے. آپ اس پہ رابطہ کر کے کسی قسم کی بھی معلومات جو ہے وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. یہ 0313223654 یہ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو پوری گائیڈنس دی جائے گی. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ہاں ایس پی ایس ایس کہاں سے لینا ہے، انسٹال کیسے کرنا ہے، میں آپ کو جو اوریجنل طریقہ کار ہے وہ بتاؤں گا. یعنی اگر آپ نے پائریٹڈ لینا ہے تو مارکیٹ سے لے لیں، وہ بہترین کام کرتا ہے. لیکن آفیشیلی ہم لوگ جب یوٹیوب پہ ویڈیو لگائیں گے تو میں آپ کو ان کی آفیشیل ویب سائٹ سے جو طریقہ کار ہے وہی بتاؤں گا. بیکاز دوسرا جو یعنی طریقہ کار ہے پائریٹڈ سافٹ ویئر یوز کرنے کا، وہ یوٹیوب پہ الاؤ نہیں ہوتا، وہ کہیں جا کے بھی وہ آبزرو ہو جاتا ہے، تو وہ ہمارے لیے پرابلم ہے. بہرحال جو آفیشیلی یعنی ان کی ویب سائٹ سے طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ نے وہ بھی ٹرائل ورژن ہوگا اور آپ کا کام صحیح کرے گا. 15 دن کے لیے وہ کام کرتا ہے یا مہینے کے لیے تو ایشو نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اتنے دن اس کو یوز کر لے اور اپنی جو یعنی ریسرچ تھی سیدھا اس کو کمپلیٹ کر لے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.